इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अरेस्ट एंड डिटेंशन एज मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इन सारे केसेस में कैसे डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है, राइट। लास्ट चैप्टर में हमने अटैचमेंट एंड सेल के बारे में पढ़ा था एज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, राइट। तो देखिए, सेक्शन 51 टू 59 ऑफ सीपीसी डील करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर से, राइट। और अगर हम रूल्स की बात करें ऑर्डर 21 में, तो रूल 30 टू 41 उस बारे में बात करता है, राइट। तो इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो काफ़ी रेलेवेंट हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं इसमें, राइट। अब अगर हम देखें तो किन केसेस में हम ये समझते हैं कि अरेस्ट एंड डिटेंशन किया जा सकता है जजमेंट डेटर का। पहला, जब डिक्री जो है पेमेंट ऑफ मनी के लिए है, डिक्री अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है तो उस केस में, इंजंक्शन का ऑर्डर है या इंजंक्शन की डिक्री है तो उस केस में, राइट। इफ अ डिक्री इज अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन, अगर मान लीजिए किसी कंपनी, किसी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट डिक्री है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसके जो डायरेक्टर्स हैं और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है और उनको डिटेन किया जा सकता है। कहाँ पे? सिविल प्रिजन में। बट ये चीज़ करनी होगी विद द परमिशन ऑफ, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, परमिशन ऑफ कोर्ट के साथ, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में किन केसेस में किया जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी, कब पेमेंट ऑफ मनी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री है अगर, इंजंक्शन है, या फिर और अगर आपको अरेस्ट करना है तो कॉर्पोरेशन और कंपनीज के अगेंस्ट भी आप अरेस्ट और डिटेंशन के थ्रू डिक्री का एग्जीक्यूशन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उस कोर्ट की परमिशन के साथ आप कंपनी के डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स को डिटेन करो, राइट। फिर प्रोसीजर क्या होता है इस अरेस्ट और डिटेंशन का, ये बात सेक्शन 55 में बताई गई है। तो देखिए, सबसे पहले आपको नोटिस देना मैंडेटरी है जजमेंट डेटर को, ठीक है। और नोटिस क्यों देते हैं? ताकि हम उसे एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों उसको डिटेन नहीं किया जाना चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए, सिविल केसेस में अरेस्ट करना और ये सब इतना रेगुलरली इसको किया नहीं जाता है, राइट। ये उन्हीं केसेस में किया जाता है जहाँ पे बाकी दूसरे ऑप्शंस ना हो, राइट। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन, सिविल केसेस में जनरली ये नहीं किया जाता, राइट। ये क्रिमिनल केस तो है नहीं, तो इसलिए उसे अरेस्ट करने से पहले उसे एक नोटिस देना ज़रूरी है ताकि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो कि वो एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जेन्युइन रीजंस हो जिसकी वजह से वो डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं करवा पा रहा हो, राइट, उसका सेटिस्फैक्शन नहीं कर पा रहा है, राइट, वो जो पेमेंट है, जो उसकी ऑब्लिगेशन है, वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये नोटिस मैंडेटरी है। अगर आप अरेस्ट उसको कर लिया जाता है विदाउट इशूइंग सच नोटिस, दैट इज इलीगल, दैट इज बैड इन लॉ, राइट। While executing a decree by this mode, proviso to section 51 must be adhered to, because the object of proviso is on one hand to save decree holder from being deprived of the fruits of decree, and on the other hand it also aims to protect the judgment debtor who genuinely doesn't have means to satisfy the decree from being satisfy the decree from being detained। तो बेसिकली देखो मतलब क्या है, देखो क्या होता है, अगर मान लो मनी डिक्री है, पेमेंट करने की बात हो रही है, राइट, तो हमें ये देखना होगा कि मान लो ए है, ए के पास पैसे हैं, राइट, ही हैज़ मनी, ठीक है, ही हैज़ मनी एंड असेट्स जिसके थ्रू वो डिक्री को सेटिस्फाई कर सकता है, बट उसके अलावा भी, बट उसके बावजूद वो नहीं कर रहा है, राइट, विलफुली नहीं कर रहा है डिस्पाइट हैविंग दीज मीन्स, तो ऐसे केस में उसे अरेस्ट किया जाना जायज़ है, जस्टिफाइबल है। पर अगर ए के पास कुछ है ही नहीं, ही डजंट हैव एनी रिसोर्सेज, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो सामने वाले को पैसे दे सके जो डिक्री में उसके अगेंस्ट आए हैं, तो ऐसे केसेस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये बोलता है सेक्शन 51 का प्रोविजो, राइट। तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ऐसे डिक्री होल्डर, ऐसे जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट, जिसके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, मीन्स नहीं है उस पेमेंट को करने के, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, राइट, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और यही पर्पस है सेक्शन 51 के प्रोविजो का, राइट। अभी एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन, राइट। अब ये इसका ईयर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। द सिंपल डिफॉल्ट टू डिस्चार्ज इज नॉट इनफ,
right? There must be some bad faith beyond mere indifference to pay. The provision further lays down that the court will record reasons in writing फॉर ऑर्डरिंग सच डिटेंशन। ठीक है, मतलब हम अगर अरेस्ट कर रहे हैं जजमेंट डेटर को तो तब करेंगे जब वो कोई मैलाफाइड या कोई बैड फेथ होगा उसके पार्ट पे, राइट? और अरेस्ट करते टाइम उसको डिटेन करने के का जो ऑर्डर है कोर्ट जो है वो रीजंस बताएगा कि क्यों ज़रूरत थी उसको डिटेन करने की, राइट? क्यों किसी और तरीके से डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, फिर द जजमेंट डेटर इन ऑर्डर टू ऑब्स्ट्रक्ट, और कब करेंगे डिटेंशन, कब करेगा कोर्ट? जब इनमें से कोई चीज होगी। क्या? जजमेंट डेटर इन ऑर्डर टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन इज लाइकली टू एब्सकॉन्ड, राइट? जजमेंट डेटर जो है ताकि डिक्री जो डिले है एग्जीक्यूशन है उसमें डिले हो जाए, इस वजह से या तो वो इस वजह से वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से भाग सकता है, राइट? या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है उस जिससे एग्जीक्यूशन हो सकता है, राइट? मेरे पास प्रॉपर्टी होगी तभी तो उसको बेच के पैसे वसूले जा सकते हैं। मेरे पास प्रॉपर्टी ही नहीं है कुछ, तो ऑब्वियसली कोई रेमेडी फिर नहीं होगी, राइट? तो ऐसा तो ताकि जो जजमेंट डेटर है वो ऐसा ना कर दे कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, एलियनेट कर दे, राइट? उससे रोकने के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है। फिर डिस्पाइट हैविंग मीन्स टू सेटिस्फाई द डिक्री, जजमेंट डेटर हैज रिफ्यूज्ड और नेग्लेक्टेड टू पे द सेम। उसके पास पैसे थे, उसके पास मीन्स थे, उसके पास रिसोर्सेज थे जिससे कि वो पेमेंट कर सकता था, बट वो होने के बावजूद उसने क्या करा, जजमेंट डेटर ने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने से या निगलेक्ट कर दिया पेमेंट करने से, पेमेंट नहीं किया, राइट? फिर जजमेंट डेटर हैज नॉट पेड द सम अंडर द डिक्री इवन दो ही वाज इन फ्यूडिशरी ऑब्लिगेशन टू अकाउंट फॉर इट। ठीक है, फ्यूडिशरी ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, राइट? जैसे कि फादर सन की हो गई, ठीक है, डॉक्टर पेशेंट। तो फ्यूडिशरी ऑब्लिगेशंस वो ऑब्लिगेशंस होती हैं जहां पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, फेथ होता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है, अगर डिक्री आपके अगेंस्ट आई, मान लो फादर के अगेंस्ट आई है डिक्री, फादर हैज़ टू पे टू द सन अकॉर्डिंग टू द डिक्री, बट अगर वो नहीं पे कर रहा है तो फिर उसका डिटेंशन किया जा सकता है, राइट? अब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं सीपीसी बताता है जहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस हैं ये, प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ठीक है? तो और ये उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सेक्शन 56 बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ विमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। ठीक है, अगर डिक्री जो है वो मनी डिक्री है, पेमेंट ऑफ मनी के लिए है, ठीक है, तो ऐसे केस में अरेस्ट या डिटेंशन नहीं किया जाएगा, किसका? विमेन का, ठीक है? अगर कोई मनी डिक्री मान लो बी के अगेंस्ट है, बी एक वुमन है, ठीक है, तो इस डिक्री का एग्जीक्यूशन करने के लिए उसको अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा। तो मनी डिक्री में विमेन आर नॉट डिटेन्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिक्री, विमेन आर नॉट डिटेन्ड, ये एक जनरल रूल है, सेक्शन 56 इस बात को क्लियर करता है। अब 58 में ये जो क्वांटम है अमाउंट का और ये जो ड्यूरेशन है पनिशमेंट की, आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? देखिए, कोई भी इंसान, एवरी पर्सन डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन, जिसको सिविल प्रिजन में डिटेन किया गया है, अब सेक्शन 55 सेक्शन 51 के तहत, राइट, उसको डिटेन कितने दिन तक के लिए किया जा सकता है, उसकी लिमिट बताइए। तो अगर मान लीजिए डिक्री जो है वो 5,000 से ऊपर की थी, 5,000 रुपये से ज़्यादा की डिक्री थी, तो उस व्यक्ति को मैक्सिमम 3 मंथ्स तक के लिए डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में, ठीक है? ये दोनों याद रखिएगा। अगर 5,000 से ऊपर की डिक्री है तो 3 महीने मैक्सिमम उसको सिविल प्रिजन में डिटेन करके रख सकते हैं। या फिर डिक्री जो है 2,000 रुपये से ज़्यादा है, एक्सीडिंग 2,000 रुपीज़ है, बट नॉट एक्सीडिंग 5,000, 2,000 से ज़्यादा है पर 5,000 से कम है, तो फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 वीक्स, तो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए उसको रख सकते हैं? 6 वीक्स के लिए उसको डिटेंशन में रखा जा सकता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर डिक्री जो है वो 2,000 रुपये से ऊपर की नहीं है, ठीक है,
मतलब डिक्री 2,000 रुपये तक की है, ठीक है। तो अगर 2,000 रुपये तक की डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए डिटेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि एक महिला को, एक वुमन को, एक लेडी को एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिक्री में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, राइट। उसी तरीके से अगर 2,000 रुपये से कम की डिक्री है, 2,000 रुपये से कम अमाउंट है जो डिक्री एग्जीक्यूट होनी है, तो उस केस में भी जो जजमेंट डेटर है उसको डिटेंशन नहीं किया जाएगा। 2,000 से 5,000 तक की है तो 6 वीक्स तक मैक्सिमम उसको डिटेन किया जा सकता है, और अगर 5,000 रुपये से ऊपर की, 5,000 रुपये से ज़्यादा की डिक्री है तो उस केस में मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए डिटेन किया जा सकता है। आई होप आपको ये चीज़ अब याद रहेगी, राइट, ठीक है। अब अगर एक बार एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में एक बार आपने उसको अरेस्ट करके डिटेन कर दिया जजमेंट डेटर को, तो उसके बाद उसको री अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आप दोबारा फिर उसी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए उसको आप अरेस्ट कर लो, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है, लॉ ऐसा मना करता है, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज उसको अरेस्ट कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पैसा नहीं पे करेगा। पैसा तो वो पे करेगा ही, ये एक तरह से डेटरेंस की तरह एक्ट करता है जो डिटेंशन है, राइट। तो वो मनी तो देगा, ही विल नॉट बी डिस्चार्ज्ड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जस्ट बिकॉज वो 3 महीने जेल में काट आया, 3 महीने वो सिविल प्रिजन में रह के आ गया, इस वजह से ऐसा नहीं है कि उसको अगर 5 लाख रुपए किसी को देने हैं तो अब नहीं देने हैं, वो जीरो हो गया, ऐसा नहीं है। वो देने तो उसे तब भी हैं, बट अगर वो नहीं भी देता है तब भी अटैचमेंट या बाकी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, दूसरी कार्रवाई की जा सकती है, पर उसका री अरेस्ट नहीं हो सकता, उसको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की। फिर सेक्शन 135 की बात करें तो सेक्शन 135 बताता है कि कोई भी जज, मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, ये जो लोग हैं जब ये कोर्ट जा रहे होंगे, कोर्ट में बैठे होंगे या कोर्ट से लौट रहे होंगे, उस टाइम इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको नहीं किया जाएगा। जो पार्टीज़ हैं, अगर वो कोर्ट जा रही हैं, कोर्ट से लौट रही हैं, कोर्ट या ट्रिब्यूनल अरेस्ट करने, ट्रिब्यूनल अटेंड करके लौट रही हैं, तो भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, राइट। ठीक है, अब 135A पे आते हैं अपन, ठीक है। 135A कुछ और लोगों को जो बेसिकली एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है अरेस्ट से, ठीक है। कौन अरेस्ट नहीं किया जा सकता? देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर, स्टेट्स में होती हैं। इंडिया में केवल 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ, और बाकी स्टेट्स में, इंडिया में 6 के अलावा बाकी स्टेट्स में क्या है, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, किसी यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ सच हाउस, ठीक है। तो कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर, चाहे वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर यूनियन टेरिटरी की, ठीक है, जब वो मीटिंग के लिए जा रहा होगा, हाउस की मीटिंग के लिए, यानी पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं ना, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सेशंस होते हैं। जब सेशंस नहीं होते हैं तो कमेटी मीटिंग्स होती हैं, है ना। जो हमारी पार्लियामेंट है और हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो कमिटीज़ के थ्रू फंक्शन करते हैं, उनमें बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं इंटरनल वर्क के लिए, ठीक है। तो वो कमेटी, जैसे कुछ कमिटीज़ के मैं एग्जांपल दे, प्रिविलेजेस कमेटी होती है, ठीक है, वो डिस्क्वालिफिकेशन किस मेंबर का करना है, क्यों करना है, इस सब चीज़ों पर डिसाइड करती है ना। फिर उसके अलावा बेसिकली प्रिविलेजेस कमेटी, जैसे अगर किसी ने कुछ बोल दिया पार्लियामेंट के लिए, राइट, जैसे एक टाइम पे एक मूवी आई थी पान सिंह तोमर, तो उस पर बहुत हंगामा हुआ था कि क्योंकि उसमें एक डायलॉग था कि जो डाकू होते हैं वो तो पार्लियामेंट में होते हैं, बीहड़ में तो बागी होते हैं, राइट। तो इस बात पे बड़ा बवाल उठ गया था, ठीक है। एक केशव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आपने एक केस पढ़ा होगा, तो उस केशव सिंह केस में ऐसा हुआ था कि जो जर्नलिस्ट है उसने कुछ ऐसा बोल दिया था, बेसिकली हाईकोर्ट जजेस जो हैं उन्होंने उनको, जो उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है,
उसने प्रिविलेजेस के ब्रीच के केस में उनको अरेस्ट करके बुलवा लिया था हाई कोर्ट के लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, राइट, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केस में। तो बेसिकली ये प्रिविलेजेस कमेटी है जो ये सारी चीज़ें देखती है। फिर ऐसे ही अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स होती है, कई सारी कमिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू जो अलग अलग मुद्दों पे डिस्कशन करती हैं, डेलिब्रेशन करती हैं, राइट। तो अगर कोई मेंबर जो है वो कोई पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेशन अटेंड करने जा रहा हो, लौट रहा हो उस टाइम पे, या फिर कोई कमेटी मीटिंग अटेंड कर रहा हो या वहां से लौट रहा हो, राइट, या कोई ज्वाइंट सिटिंग, हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट और दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग भी हो जाती है, राइट। अगर ऐसा कुछ कर रहा हो तो उस दौरान और उसके 40 डेज पहले और बाद में उस मीटिंग, सिटिंग या कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के दौरान आते और जाते हुए, प्लस उस मीटिंग के शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जो 40 डेज वाला टाइम पीरियड है ये आप ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही साथ इसका सेक्शन नंबर भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, राइट। इसको इसीलिए मैंने हाईलाइट करके मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है। पर इसमें एक डिफरेंस है। अब कोई एक व्यक्ति जो डिटेंशन में था, जिसको रिलीज कर दिया गया क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसको पार्लियामेंट अटेंड करनी थी, राइट, उसको जब ये 40 दिन और ये समय बीत जाएगा उसके बाद ही कैन बी रीअरेस्टेड, ठीक है। मान लीजिए 3 मंथ्स के लिए उसको भेजा जाना था और वो केवल 1 मंथ सर्व करके आया वहां पे सिविल प्रिजन में, तो जब दोबारा रीअरेस्ट करता है तो उसको कितना करना पड़ेगा, +2 मंथ्स और उसको वहां पे रहना पड़ेगा। हालांकि प्रैक्टिकली अभी ये होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई, ठीक है, बट स्टिल ये जो प्रोविजन है ये इस तरीके से अप्लाई होगा। तो वो लायबल होगा रीअरेस्ट के लिए, प्लस जितना टाइम पीरियड उसको वहां पे एक्चुअल में बिताना था, अगर वो रिलीज नहीं किया जाता तो वो उतना टाइम पीरियड सर्व करके ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में पढ़ा, इसके इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं हमने वो देखे। अब एक और तरीका है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, राइट। 51D में बताया गया, और ऑर्डर 40 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में बात करता है। ऑर्डर 40 रूल 1, राइट। मैंने आपको बताया था कि रिसीवर कौन होता है, राइट। रिसीवर बेसिकली कोर्ट अपॉइंट करता है किसी प्रॉपर्टी की, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी का इंचार्ज बना के टू मैनेज इट, ठीक है। अब कोर्ट क्या कर सकता है, अब जो एक और एग्जीक्यूशन का तरीका है, मान लीजिए जजमेंट डेटर ए है, ये एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है, इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, पर इसके पास ये प्रॉपर्टीज कुछ पड़ी हुई है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट एक रिसीवर अपॉइंट करेगा और बोलेगा कि आप इन तीनों प्रॉपर्टीज को मैनेज करो, इसको रेंट पे दो या जिस भी तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, इससे जो इनकम आएगी उससे जो भी जजमेंट डेटर हैं उसकी जो जिससे उसने पैसे ले रखे हैं, जो क्रेडिटर्स हैं उनके पैसे, उनका जो ड्यू अमाउंट है वो चुकाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है जब अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया जाए, ठीक है। तो अब जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के थ्रू एग्जीक्यूशन करने का है, ये डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का, राइट। तो ये एक एक्सेप्शन है जनरल रूल का कि डिक्री होल्डर का, इट इज द डिक्री होल्डर्स प्रेरोगेटिव टू चूज द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जनरली ये डिक्री होल्डर का प्रेरोगेटिव है कि कौन सा मोड ऑफ एग्जीक्यूशन वो चुने, बट स्टिल अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के केस में ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट अपनी तरफ से ऐसा कर सकता है, राइट, भले ही पार्टी चाहती हो या ना चाहती हो, राइट। और ये एक एक्सेप्शनल रेमेडी है, एंड बिफोर रिसॉर्टिंग टू इट डिक्री होल्डर मस्ट शो दैट देयर इज नो इफेक्टिव रेमेडी। अगर डिक्री होल्डर ये चाहता है कि वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के थ्रू इसका एग्जीक्यूशन किया जाए, तो डिक्री होल्डर को ये शो करना पड़ेगा कोर्ट को कि इसके अलावा और कोई इफेक्टिव रेमेडी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट ऐसा करना पड़ेगा और आप ये कीजिए, राइट। A receiver can be appointed even before the attachment of the property and even in respect of property situated outside territorial jurisdiction of the court, ठीक है। तो ये एक और मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है, अपॉइंटमेंट बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब देखिए, क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होते हैं, आप उनको एक्सप्लेन किए, तो आप बताएंगे कि भाई इन 4 तरीकों से हम मोड ऑफ ये डिक्री को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है।
उस हिसाब से आप उसको इलेबोरेट करेंगे, राइट। अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, अब आप इन चारों पे पूरा लिखना शुरू कर देंगे, सारे प्रोविजंस, एक्सेप्शंस, सब कुछ अगर इतना सारा लिख के आएंगे तो आप केवल एक ही आंसर कर पाएंगे पूरे एग्जाम में, राइट। तो वो हम क्वेश्चन की मेरिट के हिसाब से उसके कितने मार्क्स हैं, उसके डिमांड के हिसाब से हम अपने आंसर को एडजस्ट करते हैं, राइट। अब पार्टीशन पे आते हैं, ठीक है भाई। पार्टीशन क्या है? सेक्शन 54 पार्टीशन के बारे में बात करता है। तो देखिए, जो पार्टीशन का काम है, पार्टीशन ऑफ एस्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर, ये एक ऐसी एस्टेट का, एक ऐसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन जो जिससे लैंड रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को, राइट, ठीक है। तो उसका या तो पार्टीशन करना है या उसका फिर सेपरेट पोसेशन लेना है, राइट। तो वो कौन करेगा? ठीक है, वो करा जाएगा कलेक्टर के थ्रू। जिले में जो कलेक्टर होता है वो करेगा, या कलेक्टर अपने किसी गैजेटेड सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट कर सकता है कि आप करिए इस काम को, ठीक है। अब इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये पावर दी गई है? वो इसलिए दी गई है क्योंकि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उनसे डील करने के लिए दे आर बेटर क्वालिफाइड, राइट। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बार, मैं शायद पहले बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। देखिए, कलेक्टर, हम बोलते हैं ना कि हमारे जिले का कलेक्टर है, फिर हम कभी बोलते हैं डीएम है, तो उसका एक्चुअल डेजिग्नेशन होता है कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हैसियत से उसको क्या करना पड़ता है? उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है जिले में, ठीक है। हिंदी में इसको जिला दंडाधिकारी कहते हैं। फिर कलेक्टर की हैसियत से, कलेक्टर, कलेक्ट, कलेक्शन, इससे आप समझ सकते हो इसका काम होता है रेवेन्यू कलेक्शन का, ठीक है। ये कलेक्टर की पोजीशन तब बनाई गई थी जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका एक मेन कंसर्न था रेवेन्यू कलेक्ट करना लोगों से, राइट। तो उसके लिए जिले का जो हाईएस्ट ऑफिशियल बनाया गया उसको बनाया गया कलेक्टर को। फिर इसके नीचे और लोग होते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तहसीलदार्स होते हैं, ठीक, नायब तहसीलदार होते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जो कि जिले में होता है रेवेन्यू से रिलेटेड, राइट, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब इस पूरे केस में, ठीक है, अब इस पूरे केस में कौन बेटर क्वालिफाइड है डील करने के लिए? ऑब्वियसली कलेक्टर बेटर क्वालिफाइड है रेवेन्यू से रिलेटेड, अगर कोई भी लैंड है, एस्टेट है, उसका पार्टीशन करने के लिए, राइट। तो इसलिए ये प्रोविजन सेक्शन 54 में कलेक्टर को ये पावर दी गई है, या कलेक्टर किसी और को खुद से कर सकता है, किसी और को डिप्यूट कर सकता है। दूसरा, द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू इज बेटर लुक्ड आफ्टर बाय द कलेक्टर देन बाय द कोर्ट। तो जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है ऑब्वियसली वो बेटर, उसमें ज़्यादा ट्रेंड कौन होता है, ज़्यादा प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है उसको डील करने के लिए? वो कलेक्टर होता है, कोर्ट नहीं होता है। कोर्ट का काम नहीं होता है रेवेन्यू कलेक्शन का, राइट, वो जिले के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तो बस इस वजह से ये प्रोविजन है, ठीक है। अब देखिए, ये अगली 3 चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे ये 2, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। और ये मैंने लगभग, अगर हर एग्जाम में नहीं तो हर ऑल्टरनेट ईयर में मैंने, चाहे कोई स्टेट जुडिशरी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखें कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कैसे होगा, इंजंक्शन के केस में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कैसे होगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के केस में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कैसे होगा, राइट। तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंजंक्शन देखिए, where the decree for specific performance and injunction has been passed and satisfaction has not been obtained। तो हम ये समझते हैं, मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पास की गई है या इंजंक्शन की डिग्री पास की गई है। इंजंक्शन में डिग्री कब पास होती है? जब परपेचुअल इंजंक्शन का काम होता है, राइट। पर उस डिग्री का सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है, जिसके अगेंस्ट डिग्री पास की गई है उसने उस डिग्री से कंप्लाई नहीं किया है। तो अब इस डिग्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है बाई अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो एक मोड ये हो गया। दूसरा, और बाई डिटेंशन इन सिविल प्रिजन, जो जजमेंट डेटर है उसके अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, प्लस
दूसरा काम क्या हो सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में, या फिर मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑल्टरनेटिवली यूज तरीका अपनाया जा सकता है, या फिर दोनों किया जा सकता है, राइट। या फिर अगर ये डिक्री किसी कॉरपोरेशन, किसी कंपनी के अगेंस्ट इशू की गई है, तो फिर वही विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट इसके जो डायरेक्टर्स हैं और जो दूसरे प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं उनको डिटेन किया जा सकता है, ठीक है, प्रिजन में, सिविल प्रिजन में, या फिर अटैच की जा सकती है कंपनी की प्रॉपर्टी, और इस तरीके से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंजंक्शन के केस में डिक्री जो है एग्जीक्यूट की जा सकती है। तो दो तरीके, डिटेंशन इन सिविल प्रिजन और दूसरा अटैचमेंट, ठीक है। फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स क्या होता है, हम सबने पढ़ा हुआ है फैमिली लॉ में। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स में जहाँ पे एक पार्टी कोर्ट को अप्रोच करती है, लेट्स से एच एंड डब्ल्यू जो है वो हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड कोर्ट को अप्रोच करता है कि मेरी वाइफ मुझसे अलग रह रही है, हम दोनों मैरिड हैं, आप वाइफ को ये ऑर्डर दो कि वो साथ रहे। तो ये जो डिक्री होती है, ये अगर इस तरह की कोई डिक्री पास करता है कोर्ट, तो इसको हम बोलते हैं डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, ठीक है। इस तरह की डिक्री जब फैमिली कोर्ट ने पास की, तो उसके बाद फिर इसका इस डिक्री को एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है। इस डिक्री को एग्जीक्यूट करने का तरीका होता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। सिविल प्रिजन नहीं, सिविल प्रिजन में डिटेंशन नहीं किया जाता इस केस में, क्यों, क्योंकि ये फैमिली का एक मैटर है और कोशिश की जाती है कि मैरिज जो है वो ब्रेक ना हो। मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की डिक्री है, फेवर में पास हुई, जो वाइफ है इस केस में मान लीजिए वो साथ में रहने नहीं आती है, तो अब क्या होगा, अब आप उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आप जेल में डाल दोगे, तो मैरिज ऑलरेडी, अगर थोड़ी भी पॉसिबिलिटी होगी मैरिज सेव होने की, सही आप दोनों के साथ में रहने की, तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस इंसान को लगेगा कि भाई आपने जेल में डलवा दिया मुझको, राइट। तो इस वजह से आपको याद रहेगा अगर आप इस लॉजिक से समझेंगे, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के केस में भी जो डिक्री है उसके एग्जीक्यूशन में केवल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किया जा सकता है, सिविल प्रिजन में नहीं भेजा जाता। अब डिक्री अगेंस्ट फर्म है, अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई डिक्री आई है, तो जो प्रॉपर्टी है फर्म की उसको अटैच किया जा सकता है और बेचा जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है। जो कि डिक्री या तो फर्म के अगेंस्ट आई है या फिर किसी पार्टनर ऑफ फर्म के अगेंस्ट आई है, राइट। क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसमें ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है, उसमें ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक पार्टनर ने भले ही 50 लाख का कर्ज लिया हो, दूसरे ने ना लिया हो, फर्म के लिए लिया है, तो दोनों पार्टनर्स लायबल होंगे वो 50 लाख वापस करने के लिए, ठीक है। तो डिक्री अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म अटैचमेंट किया जा सकता है उस केस में, और वो अटैचमेंट करके उसको क्या किया जा सकता है, जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जा सकती है फर्म में और बेची जा सकती है, ठीक है। और इंडिविजुअल पार्टनर को ऑब्वियसली अरेस्ट भी किया जा सकता है, वो तो एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके बाद इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिसेप्ट्स के बारे में, जो कि सेक्शन 46 से डील करता है, 46 जिससे डील करता है, और गार्निशी ऑर्डर समझेंगे कि गार्निशी ऑर्डर क्या होता है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए काफ़ी, उनको हम देखेंगे। थैंक यू।